हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम 8th क्लास की सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर पास्ट ट्री एंड देयर फर्स्ट चैप्टर इज स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस first chapter. Now let's start the chapter. What is in this chapter is smelters और weavers के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Then the intro of this chapter, the industrialization of Britain had close connection with the conquest and the colonization of the India. यानी कि जब colonization startup होगा तो मतलब buildings बनना भी startup होंगी, तो वो जो buildings में जो औजारों या हथियारों का यूज़ किया जाता था वो कैसे बनते थे और किस तरह से एग्जिस्टेंस में आए उसके बारे में ये चैप्टर है. इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज बाइंग गुड्स फ्रॉम द इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू द इंग्लैंड. 18th सेंचुरी में क्या होता था कि कंपनी वस्तुएं लेती थी इंडिया से और उसको एक्सपोर्ट कर देती थी इंग्लैंड में और यूरोप में, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू द सेल. और अपने प्रॉफिट से मतलब इस सेल से प्रॉफिट कमाती थी बहुत सारा, मतलब यहाँ से इंडिया से सस्ते में लेके यूरोप में महंगे में बेच देना. ठीक है. With the growth of industrialization production, British industrialization began to see India as a vast market for their industrialization product, and very soon manufactured goods from the Britain began flooding in India. This badly affected India craft and the industries. तो क्या होता था कि इंडिया से बहुत सारा सामान लेके जाने लगे और उसको यूरोप और अनदर कंट्रीज में बेचने लगे. यानी कि इंडिया से सस्ते में ले जाते थे और यूरोप वगैरह वाली कंट्री में बहुत सारे पैसे में बेच देते थे. इस तरह से बहुत सारा पैसा कमा लेते थे जो बीच में ट्रेडर्स होते थे. और इससे क्या हुआ था कि इंडिया को बहुत मतलब इंडिया में फ्लूडिंग आ गई थी इस सब चीज़ की. एंड दिस बैडली अफेक्ट द इंडियन क्राफ्ट, और इसने इंडियन क्राफ्ट को बहुत तरह से नुकसान पहुंचाया था. द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड द वुड स्टील. इन दिस वुड स्टील क्या था और टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा जानेंगे. इंडियन वुड स्टील विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बनाया जाता था. फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, जिसको यूरोपियन साइंटिस्ट ने फैसिनेट किया था. द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस वॉज completely lost by the mid 19th century. The reason behind it was when the British conquered India, the import of iron and the steel from the England began to displace the iron and steel produced by the craft people of the India. And several iron smelters lost their job. The demand for Indian produce by them inevitably loved. यानी कि क्या हुआ कि मतलब इंडिया में जो वुड स्टील है उसको बनाने की जो टेक्निक थी वो लॉस्ट. नाउ द abandoned furnace in the villages. By the early 20th century, the steel artisan producing iron and the steel faced a new competition with the coming of the iron and the steel factories in India. That was the iron and steel factory come up in India. What will it give the opportunity? Then now see, Tata Iron and Steel Company began producing steel in India in 1912. Soon in 1914, First World War was a breakout and the steel produced in Britain, India had to meet the demand of war in the Europe. Import of British steel in India declined and the Indian Railway that was expanded at the time turned the Tisco for the supplies of the rail. यानी कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा और स्टील वगैरह की डिमांड बढ़ने लगी. इस तरह से जो इन स्टील कंपनी की भी मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने लगा. इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इन इंडिया डिक्लाइन एंड द इंडियन रेलवे दैट वाज एक्सपेंडेड एट दैट टाइम टर्न टू द टिस्को फॉर द सप्लाई ऑफ द रेल. ठीक है. द वार ड्रैग्ड ऑन द सेवरल ईयर एंड द टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल एंड द कैरियर्स व्हील फॉर द वॉर. जो इसको को बनाने पड़े ये वॉर्स के लिए बहुत सारे व्हील्स हथियार. ठीक है, जो कि स्टील से बनाए जाते थे. बाय 1919 द कॉलोनिकल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को. ओवर टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. तो क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे क्या हो गया, टिस्को एक बहुत अच्छी कंपनी बन के बाहर आई, उभर के बाहर आया. एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लास बिकम अ स्ट्रोंगर. द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम द. तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की जो डिमांड थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई एट दैट टाइम.
आफ्टर दैट इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड। अभी तक हम क्या करते थे, स्टील इंडस्ट्री, वेपन्स कैसे बनते थे, क्या कुछ होता था। अब हम टेक्सटाइल वर्ड में प्रवेश करेंगे, जो कि कोलोनाइजेशन का मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अराउंड 1750 इंडिया वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिगन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन द यूरोप। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया तो स्टील वेपन्स और जो आयरन इंडस्ट्री है वो बढ़ती गई, और एट दैट टाइम वुड स्टील का जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन था, और जो उसकी क्या थी कि टेक्निक थी कैसे बना जाए, वो सब लॉस हो गया था। बस अब हम आगे जा रहे हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। तो मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज उभर के सामने आई, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एक थी। अराउंड 1750 इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन एंड द टेक्सटाइल। फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिगन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर द सेल इन द यूरोप। जो यूरोपियन कंपनी ने बाय करना स्टार्टअप कर दिया टेक्सटाइल को। वर्ल्ड टेल अस हिस्ट्रीज। इंडियन टेक्सटाइल वर फेमस इन द वेस्टर्न मार्केट under the different names such as Muslim, Calico, etc. Printing cotton cloth were also called Chintan, Cossacks or Khata and the Bandana. Bandana बोला जाता था from the 1680s, but there was started a craze for the printed Indian cotton textile in the England and Europe, mainly for there. Okay. So the 1680s there was a craze for the printing cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral design, fine texture and the relief cheap. अलग तरह से other type of that were Asim Gujarat, Nagpata, Odisha and the Jammu. Okay. Indian textile European market and अभी तक Indian textile European market कैसे evolve in England began to fashion with the import of Indian cotton textile. तो उन्होंने request कर दिया Indian cotton textile में हम import नहीं करेंगे, and in 1720 the British government enacted legislation banning the use of Indian cotton textile in England. This was known as the Calico Act. It is important point was asked in exam many times for the Calico Act. Calico is the ban of the cotton. This is known as change in England. Okay. I want to be the Indian textile English regulation wanted the pure market the country by the prevent the of Indian textile. जो भारत को इतना अच्छा कहीं जो इन यूरोप में से लाया जाता तो क्या होता है, इंडियन क्लॉथ में लगा देते तो इंडिया के लोगों को पैसे लगा दिया था ताकि इंडिया का आया नहीं, और क्या कहते हैं इंडिया क्लॉथ अलग से मार्क होना चाहिए। कंपटीशन ब्रिटिश इंडिया ट्राइड टू सर्च टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंडियन सेंट्री फंडिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द जो फाइव इंक्रीज द ट्रेडिशन स्टाइल्स द इमेज ऑफ दिस मेथड रिचार्ज आफ्टर 17 इज इमोशनल इज वन एक्चुअली बीइंग लो क्लाउड नो बियॉन्ड इन द मेंटल ऑफ द इंटरनेशनल वाला डेटा को फायदा वाली अब एक कंट्री का जाता था ये बाकी वाला कंट्री कैसे बिना के वो आप समझ सकते हैं दैट इज द जुना तो हमें बस समझना है तो इंडियन लोग समझ सकते हैं बड़ी समझ सकते हैं बस ये बात का की बार हाउस होल्ड की चीज का कि आप इंडियन में कुछ का क्या था वो का है वो एज लाइक द कॉपी होगी ना ऐसा ब्लॉग वो लगा है तो वाला ब्लॉग के नॉलेज की बात चल रही है एंड नो पेज डिवाइड फॉर मी वो वो सब है ये स्टोरी का इन लाइक ज़रा तो नहीं तो इनका वैल्यू नहीं है आगे में इसी टाइप के समझ लीजिए अब जो जाके स्टूडियो में अपनी लाइब्रेरी वर्जन का है तो पहले वाली वीडियो में वीडियो में आप चलिए आप बॉक्स को भी